मध्यकालीन भारत के इतिहास में लोदी वंश के बाद आज हम जिस वंश की बात करेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में, जो है मुगल वंश या मुगल काल। मुगल सत्ता का जो संस्थापक था वो था बाबर। 1526 से 1530 में इसने भारत में राज किया था। इसका जो वास्तविक नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का जो तुर्की भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है बाघ, बाघ से, बाघ यानी जिसको किसी चीज़ का भय ना हो। ठीक है, तो इसी वजह से जहीरुद्दीन मोहम्मद को बाबर कहा जाने लगा। ये अपनी पराक्रम और निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। ठीक है, बाबर को तुर्की लैंग्वेज में बाघ कहा जाता है। बाबर के जो पिता थे वो तैमूर वंशज थे और जो माता थी वो मंगोल वंशज थी। बाबर ने जिस वंश की स्थापना करी यानी मुगल वंश, ठीक है, ये तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। ठीक है, याद रखना कि जो मुगल वंश था इसको पहले चगताई वंश कहा जाता था, बाद में ये मुगल वंश के नाम से जाना जाने लगा। जो इम्पोर्टेंस ईयर हैं बाबर से रिलेटेड वो अभी फ़िलहाल इस स्लाइड के अकॉर्डिंग दो हैं, 1494 और 1507। तो 1494 वो साल है जब 11 वर्ष की आयु का बाबर पहली बार गद्दी में बैठा। वो गद्दी थी फरगना की। ठीक है, और 1507 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ईयर में उसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण करी थी। तो ये कुछ मेन बाबर से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। आगे हम चलते हैं तो अब हम देखेंगे कि बाबर का भारत पे आक्रमण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम उसके पहले अभियान के बारे में बात करेंगे। युद्ध नहीं, एक तरीके से इसको अभियान कहा जाना ज़्यादा सही रहेगा। जो प्रथम अभियान बाबर का भारत पे हुआ था वो हुआ था यूसुफजाई जाति के विरुद्ध 1518 से 1519 के बीच में। इसमें बाबर ने बाजौर और भेराबेरी को अधिकार में ले लिया। ये अभी पाकिस्तान में है। 1520 में सियालकोट और सैयदपुर को अधिकार में ले लिया। अब आता है मेन चीज़, काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो हम पानीपत का युद्ध पढ़ते हैं। सबसे मेन जो 1526 में हुआ था उसकी जो नींव रखी गई थी वो 1524 में रखी गई थी। अब क्या हुआ था 1524 में ऐसा, जब बाबर जो था वो पेशावर में था, पेशावर के में अभियान की उसकी रणनीति जारी थी। उस समय पे उसे खबर मिलती है कि भारत में इब्राहिम लोदी और दौलत खां के मध्य में मतभेद होने लग रहा है और जो दौलत खां है वो अपने पुत्र के हाथ एक संदेश भेजता है कि बाबर तुम भारत में आओ और भारत में आक्रमण करो। उस समय पे जो शासन चल रहा था, उस समय पे किसका शासन चल रहा था, इब्राहिम लोदी का चल रहा था। तो दौलत खां ने उसको निमंत्रण भेजा बाबर को, और इस चीज़ में राणा सांगा, ठीक है, चित्तौड़ के महाराजा थे राणा सांगा, उन्होंने भी हाथ मिला लिया, उन्होंने भी साथ दिया, उसने भी निमंत्रण भेजा भारत पर आक्रमण करने का। ठीक है, तो ऐसा क्या चल रहा था कि इब्राहिम लोदी और दौलत खां के बीच में, जो दौलत खां को बाबर से हाथ मिलाने पड़े। इब्राहिम लोदी जो था वो तो राजा था, सुल्तान था, और जो दौलत खां था वो एक अमीर था। ठीक है, एक पंजाब में रहने वाला एक अमीर हुआ करता था। तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया था, अमीरों और सुल्तानों के बीच में एक रेखा खींच दी थी, यानी उनके शक्ति में कुछ कटौतियाँ कर दी थी, जिसके खिलाफ उसने ये कदम उठाया था। तो इसके बाद शुरू होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1526 में किस किस के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। इस युद्ध पद्धति में जिसका प्रयोग किया था वो था तुलगमा युद्ध पद्धति, जिसको वो उज्बेकों से सीखी हुई ये पद्धति थी। तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति
यानी रूमी विधि का प्रयोग किया गया था। अब ये रूमी विधि क्या होती थी? रूमी विधि वो होती थी जिसमें दो गाड़ियों के बीच में तोपों को रख के चलाया जाता था। ठीक है, तो ये होती थी उस्मानी विधि। आगे हम देखते हैं तो इस युद्ध में बाबर के जो तोपखाने का जो नेतृत्व था वो किया था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने। तो ये ईयर भी याद रखने हैं, उस्ताद अली, सॉरी ईयर नहीं, नाम याद रखने हैं, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान, जिन्होंने तोपखानों का नेतृत्व किया था। अब इस युद्ध से क्या हुआ? अफ़गानों की शक्ति क्षीर्ण हो गई, क्योंकि लोदी, इब्राहिम लोदी कौन थे? अफ़गान थे, और बाबर कौन है? टर्किश है, तुर्की है। ठीक है, तो अफ़गानों की शक्ति क्षीर्ण हो गई। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल वासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया, और इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर यानी पानीपत के युद्ध में बाबर को पानीपत के युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि दी गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों दी गई? क्योंकि इसने क्या किया था? हर एक काबुल वासी को चांदी का सिक्का दिया था अपनी फतेह हासिल करने के बाद। ठीक है, तो कलंदर की उपाधि पानीपत का युद्ध। कभी कभी मिसमैच करने के लिए आ जाता है। ठीक है, कि यहाँ पर भी दे देगा। अभी जैसा आप देखेंगे आगे गाजी की उपाधि दी थी उसको खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, तो कुछ मिसमैच करने के बाद आ जाता है, तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। आगे देखते हैं पानीपत के युद्ध के बाद जो मेन युद्ध होता है 1527 में, उसी के जस्ट नेक्स्ट ईयर में वो होता है खानवा का युद्ध। ठीक है, मार्च 1527 में होता है। तो इस युद्ध का प्रमुख कारण जो था, पानीपत युद्ध के बाद बाबर का भारत में रहने का ही निर्णय था। ठीक है, अभी हमने देखा था कि बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए चित्तौड़ के नरेश राजा राणा सांगा ने भी हाथ मिलाया था। ठीक है, कि तुम आओ और भारत पे आक्रमण करो। राणा सांगा को ये लगा था कि ये भी और आक्रमण करने के बाद क्या करेगा? लूटपाट मचा के चला जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बाबर ने निश्चय कर लिया कि अब तो मैं यहीं रहूँगा, यहीं से अपना शासन करूँगा। तो अब बीच में जो भी उसके बीच में आएगा वो उसको ख़त्म करना चाहेगा। तो अब जो नेक्स्ट जो युद्ध होता है खानवा का, वो होता है चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें राणा सांगा की पराजय हो जाती है। ठीक है, तो इस युद्ध में भी जो पद्धति इस्तेमाल की गई थी वो वही पद्धति थी जो पानीपत के युद्ध में की गई थी। इस युद्ध का जो वर्णन है वो बाबरनामा में विस्तार पूर्वक है। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी। ठीक है, गाजी की उपाधि। इससे पहले हमने देखा पानीपत में किसकी उपाधि धारण करी थी? कलंदर की। ठीक है, कलंदर की। गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में धारण करी थी। इस युद्ध में बाबर ने शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया तथा जिहाद का नारा दिया। मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले कर नगमा कर यानी व्यापारिक कर हुआ करता था, एक नगमा कर, इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बाबर ने किस युद्ध के समय में व्यापारिक कर यानी नगमा कर जो मुसलमानों पर लगाया जाता था उसकी समाप्ति करी। तो वो था खानवा का युद्ध, और इसी युद्ध में उसने गाजी की उपाधि भी धारण करी थी। आगे हम देखते हैं बाबर द्वारा अन्य कौन कौन से अभियान और कौन कौन से युद्ध चलाए गए थे। तो खानवा के युद्ध के बाद उसी के जस्ट नेक्स्ट ईयर में होता है चंदेरी का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें फिर से बाबर की फतह हो जाती है, बाबर की जीत हो जाती है। इस युद्ध में हजारों की संख्या में राजपूत मारे जाते हैं, कत्ल होता है। 1529 में उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर द्वारा बिहार और बंगाल में भी जीत या फतह हासिल हो जाती है। यानी अब जो बाबर का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे विस्तार की ओर है। बंगाल, बिहार, यहाँ पर भी उसने अफ़गान सेना को हरा दिया है। ठीक है, तो युद्ध के बाद बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया। ठीक, इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदख्शां से बिहार तक
जिसमें काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, वहाँ तक का विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो हमने 4 युद्ध हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला 1526 में पानीपत का युद्ध, फिर 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में खाखरा का युद्ध। तो कभी कभी क्वेश्चन कैसे आ जाता है ना, इनको क्रमबद्ध लगाएं। 4 युद्ध दे दे जाएंगे, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में, तो याद रखना है। सबसे पहले हुआ पानीपत पी, फिर आया था खानवा पी के, फिर सी चंदेरी और फिर घाघरा जी। ठीक है, तो आप ऐसे करके कुछ भी अपनी अकॉर्डिंग आप कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी और फिर घाघरा। ठीक है, तो ये कुछ युद्ध थे बाबर द्वारा जो किए गए थे। अब आता है बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो 1530 में 26 दिसंबर में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसका शासनकाल भारत में केवल 4 वर्ष का था। मृत्यु के बाद इसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया, किंतु बाद में इसे कहाँ दफना दिया गया? काबुल। ठीक है, शव को काबुल ले जाके वहाँ दफना दिया गया, क्योंकि इसकी वो अंतिम इच्छा थी। फिर हम देखते हैं कि अन्य कौन कौन से फैक्ट्स, जो कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स हैं या जो हमसे छूट गए, उनको भी हम देख लेते हैं। तो बादशाह से पहले मिर्जा की पैतृक उपाधि बाबर ने धारण की थी। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, पानीपत के युद्ध में कौन सी उपाधि धारण की थी? कलंदर की। गाजी की उपाधि किसमें धारण करी थी? खानवा के युद्ध में। ठीक है, तो मिर्जा की उपाधि उसने कलंदर की उपाधि से भी पहले धारण कर दी थी। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का जो शासक था वो था नुसरत शाह। ठीक है, नुसरत शाह। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है, फारसी में अनुवाद किया है। वैसे किस लैंग्वेज में है? तुर्की में। बाबर को मुबैयान छंद शैली और पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। भूमि मापन के लिए गज ए बाबरी मामक का प्रयोग किया। ये काफ़ी नाम से ही दिखाई दे रहा है कि किसने किया होगा गज-ए बाबरी? बाबर ने। ठीक है, रिसाल ए उसज नामक बुक भी बाबर द्वारा लिखी गई है। बाबर बागों को लगाने का शौकीन था। ठीक है, जो आज हम देखते हैं दिल्ली में आराम बाग है, वो बाबर द्वारा ही लगाया गया था, जिसको अब क्या कहा जाता है? अब आराम बाग कहा जाता है, जिसको पहले कहा जाता था नूर ए अफ़गान। नूर ए अफ़गान। ठीक है, नूर ए अफ़गान कहा जाता था, जिसको अब हम क्या कहते हैं? आराम बाग। ठीक है, आराम बाग कहते हैं। और एक लास्ट फैक्ट जो हम देखते हैं वो है, बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलवाया। ठीक है, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलवाया था। तो इन टोटल हमने देखा जो बाबर था वो एक योग्य शासक था और कुशल सेनापति था और बहुत महत्वाकांक्षी भी था। ठीक है, तो ये कुछ हमने बाबर के बारे में फैक्ट्स देखे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।